कहानियाँ। पान सुपारी की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक पहाड़ की तलहटी में बसे छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे जो एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। उनमें से एक का नाम रेभाब था जो बहुत अमीर परिवार से था और दूसरा बड़ुक था जो बहुत गरीब परिवार से था। परंतु उनके इस सामाजिक और आर्थिक अंतराल के कारण उनके आपसी प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आने पाई। अक्सर रोज वे घर से बाहर निकलकर आपस में मिलते और दूर जंगलों में चिड़ियों की बोली बोलते हुए फूलों की सुगंध के बीच दिन भर घूमते फिरते। वे साथ साथ नदियों में तैरते, तीर धनुष चलाना सीखते और साथ साथ बांस की बांसुरियां बनाकर उसे देर तक बजाते रहते। इस तरह उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना अत्यंत प्रिय था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, जीवन के तमाम कार्यों में उनकी व्यस्तता बढ़ती गई और उन्हें साथ साथ रहते हुए समय बिताने का अवसर कम मिलने लगा। रेयूब अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा और उसे कई कई दिनों तक व्यापार के सिलसिले में गांव से दूर रहना पड़ता, जबकि बड़ुक को खेतों में काम करके धान उपजाना होता था जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसके बावजूद उनके बीच की मित्रता उसी तरह मजबूत बनी रही। वे एक दूसरे पर पूरी तरह से आज भी विश्वास करते और अपने किसी भी रहस्य को एक दूसरे से कभी नहीं छुपाते थे। समय बीतता गया और वे बड़े होते गए। आगे चलकर उनके विवाह हुए और वे अपने परिवार की मुखिया बन गए। रेयूब की पत्नी उसी की तरह अमीर घराने से थी, जिसके कारण रेयूब की धन संपत्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई और वो अधिक संपन्न और प्रभावशाली होकर गांव का मुखिया बन गया। बड़ुक का विवाह दूसरे गांव के एक गरीब घर की युवती से हुआ। दोनों अत्यंत प्रेम से रहते हुए दिन भर खेत में मेहनत करते और अपने परिवार के लिए धान उपजाते। गरीबी में रहते हुए भी वे दोनों अत्यंत खुश थे और अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बड़ुक की पत्नी बहुत कर्मठ और मधुर स्वभाव वाली थी। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे। इस प्रकार जीवन की आपाधापी में दोनों मित्र एक दूसरे से दूर होते चले गए और दोनों का आपस में मिलने का बहुत कम अवसर मिल पाता। बावजूद इसके दोनों के आपसी प्रेम संबंध में कोई कमी नहीं आने पाई, बल्कि समय बीतने के साथ साथ उनकी मित्रता और गहरी और प्रगाढ़ होती गई। जब कभी अवसर मिलता, बड़ुक अपने मित्र से मिलने उसके गांव चला जाता। ऐसे अवसर पर उसका मित्र रेयूब बड़ी गर्मजोशी से उससे मिलता, उसका खूब आदर सत्कार करता और दोनों अत्यंत प्रेम से एक दूसरे के साथ समय गुजारते। वे दोनों साथ साथ अपने अतीत के दिनों की स्मृति में डूब जाते। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाती और उनकी मित्रता पहले से और भी अधिक मजबूत हो जाती। कई दिन बाद जब बड़ुक अपने घर लौटता तो अपनी मित्रता की, अपने मित्र की उदारता और सुंदर स्वभाव की तारीफ अपनी पत्नी से करता। ऐसे ही एक बार जब बड़ुक अपने मित्र से मिलकर वापस अपने गांव लौटा, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसके पड़ोसी उसके अमीर मित्र के बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं। उसने कहा कि लोगों का विचार है कि ऐसी मित्रता कभी नहीं टिकती, ये केवल दिखावे के लिए होती है। लोग ये भी कहते कि यदि दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है तो उनका अमीर मित्र उनकी स्थिति जानने समझने के लिए कभी उनके घर क्यों नहीं आता। पहले तो उसने पत्नी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चूंकि लोग उसके सबसे प्रिय दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसने निश्चय किया कि एक दिन वो अपने मित्र को अपने घर अवश्य आमंत्रित करेगा। अगली बार जब वो अपने दोस्त के यहाँ गया तो हमेशा की तरह गर्मजोशी से उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। तब बड़ुक ने अपने मित्र से कहा कि मैं तुमसे मिलने हमेशा आता रहा हूँ और मुझे तुम्हारा आदर सत्कार लगातार मिलता है, लेकिन मेरे विवाह के पश्चात तुम एक बार भी मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आए। ये सुनकर रेयूब ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र, परंतु ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इसके बारे में नहीं सोचा है। तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर व्यापार की बहुत जिम्मेदारियां हैं और मुझे अपने जीवन में अपने मनपसंद सुख के क्षण जीने का बहुत कम अवसर मिल पाता है। मुझे तुम्हारे यहाँ न आ सकने का दुख लगातार रहता है, लेकिन मैं अपनी इस गलती को जल्दी ही ठीक करूंगा। तुम अपनी पत्नी से कहना कि मैं जल्दी ही तुम लोगों से मिलने तुम्हारे घर आऊंगा और फिर हम साथ साथ बैठकर उसके हाथ का पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन करेंगे। उसने ये भी कहा कि मैं कल ही तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान करूंगा
और शाम होते होते वहां पहुंच जाऊंगा। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उत्साह से भरा हुआ बड़ुक जल्दी जल्दी अपने घर आया और अपनी पत्नी को मित्र के आने की सूचना दी। उसने उससे कहा कि अगले दिन वो जल्दी उठकर जितना अच्छा भोजन पका सकती है पका ले, क्योंकि वो अपने मित्र का स्वागत यथासंभव बेहतरीन तरीके से करना चाहता था। मित्र के आने की खबर सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई, लेकिन अत्यंत चिंतित स्वर में उसने बड़ुक से कहा कि उसके घर में इस समय न तो मछलियां हैं और न ही खाना पकाने के लिए अनाज का एक दाना भी। वो उसके मित्र का स्वागत किस प्रकार करेगी? ये सुनकर दोनों ही प्राणी अत्यंत चिंतित हो गए। सचमुच ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ुक ने कहा। इतनी गरीबी किस काम की कि हम अपने प्रिय मित्र के स्वागत में उसे खाना तक नहीं खिला सके। अचानक बड़ुक के चेहरे पर आशा की एक किरण नजर आई। उसने कहा, हमारे गांव के लोग और हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हैं और हमने उनसे आज तक कभी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मांगी। तुम जल्दी से पड़ोसियों के घर चली जाओ और जिनसे जो कुछ हो सके मांग कर ले आओ, जिससे मित्र के स्वागत के लिए कुछ न कुछ तो भोजन अवश्य बन सके, क्योंकि ये तो उचित नहीं होगा कि इतने दिनों बाद प्रिय मित्र घर आए और हम उसे खाना तक न खिला सकें। बड़ुक की पत्नी ने वैसा ही किया जैसा उसके पति ने उससे कहा था। वो तुरंत अपने पड़ोसियों के पास गांव के इस छोर से उस छोर तक गई, लेकिन पूरे गांव में घूमने के पश्चात भी उसे किसी से कुछ भी प्राप्त न हो सका। न तो उसे मछली मिली और न ही चावल का एक दाना। वो अत्यंत दुखी और उदास होकर घर लौट आई और पूरी बात अपने पति से बताई। जब बड़ुक ने पत्नी की बात सुनी तो उसे दुख हुआ। अत्यंत दुखी और परेशान होकर वो सोचने लगा कि ऐसे समाज और परिस्थिति में जीने से क्या फायदा कि वो अपने सबसे प्रिय मित्र के खाने के लिए कुछ नहीं जुटा सका। ये कैसी दुनिया है जहां हम लोग रहते हैं? लोग आपस में इतनी भी सहायता नहीं करते कि हम अपने प्रिय मित्र के स्वागत में उसे एक समय का खाना खिला सके। उसका हृदय दुख और पीड़ा से करहा उठा। ऐसी दुनिया में रहने से अच्छा है कि हम ये जीवन ही समाप्त कर दें। दुख और पीड़ा के आघात से वो इतना टूट चुका था कि उसने पास में रखे एक दाव को उठाया और उसे अपनी छाती में घोंपकर अपने प्राण त्याग दिए। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके प्रिय पति ने दुख और पीड़ा से अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो वो अत्यंत व्याकुल होकर चीख चीख कर विलाप करने लगी। अब मेरे लिए इस दुनिया में रखा ही गया है। उसने सोचा, मेरे प्रिय पति ने इस प्रकार अपने प्राण त्याग दिए, बिना प्रिय पति के इस प्रकार जीने से बेहतर है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। ये कहकर उसने भी दाव को अपने सीने में मारकर अपने प्राण दे दिए। उसी रात एक दुष्ट चोर जिसका नाम नांगतू था, चोरी की ताक में चारों ओर घूम रहा था। क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी, वो रात बिताने के लिए ऐसे किसी घर की खोज में था जहां वो छिपकर भयंकर ठंड से अपने को बचा सके। अचानक उसकी निगाह बाड़ुक और उसके घर पर पड़ी। उसने देखा कि घर में आग जल रही थी, लेकिन चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को आसपास न देखकर उस चोर ने सोचा कि ये मेहनती लोग थककर गहरी नींद में सो चुके हैं। उसने जलती हुई आग के पास छिपकर अपने को ठंड से बचाने की सोची। वो चुपचाप एक किनारे छुपकर बैठ गया। जलते हुए अलाव से उसे बहुत आराम महसूस हुआ। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो सका कि उसके पास ही फर्श पर दो लोगों का मृत शरीर पड़ा हुआ है। आग की गर्मी से आराम मिलने पर नागतू को कुछ झपकी आने लगी और वो जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठा और सोचा कि गांव वालों के एकत्र होने से पहले ही वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अचानक उसकी निगाह पास ही पड़े दो मृत शरीरों पर पड़ी और वो अत्यधिक भयभीत हो उठा। वो भय से कांपने लगा। वो अपने आप से बोला, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि रात भर इस घर में आया। लोग सोचेंगे कि मैंने इन दोनों की हत्या की है। मैं कितनी भी सफाई क्यों न दूं, लोग मुझे चोर का विश्वास क्यों करेंगे? गांव के लोगों द्वारा पकड़े जाने और हत्यारे की इस तरह बदनाम होने और मारे जाने से बेहतर तो यही है कि मैं खुद ही अपने प्राण त्याग दूं। ये सोचकर उसने भी पास पड़ा हुआ दाव उठाया और अपने सीने में मारकर अपने प्राण दे दिए। अब वहां 3 मृत शरीर पड़े थे। तीनों की मृत्यु का एक ही कारण था, मित्र के स्वागत सत्कार के लिए घर में अनाज का एक दाना भी उपलब्ध न था। जब दिन चढ़ाया तो लोगों ने देखा कि बाड़ुक के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी गतिविधि नहीं दिखाई दे रही है। जब गांव वाले एकत्रित हुए तो उन्हें बड़कू, उसकी पत्नी और चोर के शव दिखाई दिए। उन्हें याद आया कि किस प्रकार बड़ुक की पत्नी उनके घर मित्र के स्वागत के लिए भोजन हेतु चावल और मछली मांगने आई थी। उधर अपने वायदे के मुताबिक
रियोब सज धज कर शाम होते होते अपने मित्र के घर उससे मिलने पहुंच गया। जब उस अपने मित्र के साथ घटित इस दुखद घटना की जानकारी हुई, उसके दुख का पारावार न रहा। वो अपने मित्र के मृतक शरीर के पास बैठकर अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगा। ये संसार कितना क्रूर और निष्ठुर है, जिसने उसके प्रिय मित्र को इतनी निर्ममता से छीन लिया। यहाँ अपने मित्र को भोजन कराने के लिए उसे मुट्ठी भर अनाज तक नहीं मिलता। आखिर मित्र के स्वागत की ऐसी आवश्यकता ही क्यों है कि उसकी पीड़ा में मित्र को अपने प्राण तक देने पड़े। इस प्रकार के नियम के कारण ऐसे निर्मल हृदय मित्र का बिछुड़ना कितना अधिक पीड़ादायक है। वो घंटों तक विलाप करता रहा और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो कुछ ऐसा करे कि आगे ऐसी दुखद घटना फिर घटित न हो सके। वो कुछ ऐसा रास्ता दिखाए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने मित्र का स्वागत जो उसके पास है उसी से करे और स्वागत न कर पाने को सामाजिक अपमान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से न देखा जाए। उसकी करुण पुकार सुनकर अचानक ईश्वर वहां प्रकट हुए और उन्होंने रियोब के दुख को महसूस किया। वे उस पर द्रवित हो उठे। परमपिता ने उससे कहा कि आज के बाद वे इस पृथ्वी पर 3 ऐसी वस्तुएं उत्पन्न करेंगे जिसकी सहायता से भविष्य में गरीब और अमीर दोनों ही बिना किसी भेदभाव और संकोच के अपने मित्र का स्वागत सम्मान पूर्वक तरीके से कर सकेंगे। दोनों के स्वागत के तरीकों में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। इसके बाद जहां तीनों के मृत शरीर पड़े थे, वहां से 3 ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो पहले इस पृथ्वी पर कहीं नहीं थे। वे पौधे पान, सुपारी और तंबाकू थे। उसी समय से खासियों में ये रिवाज चल पड़ा है कि जब भी कोई मित्र किसी के घर पहुंचेगा, वे उसका स्वागत पान, सुपारी और तंबाकू से ही करेंगे। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी के स्वागत का तरीका एक ही तरह का होगा, जिससे लोगों को छोटे बड़े का भेदभाव महसूस न हो। बाघ और बंदर। बाघ को खासी परंपरा में जंगल का राजा कहा गया है। वास्तव में एक सभा में उसे पशुओं का राजा निर्वाचित किया गया था। जंगल का राजा होने के कारण वो शक्ति और सत्ता के मद में चूर रहता था। अपने क्रूर और अहंकार भरे व्यवहार के कारण वो जंगल के पशु पक्षियों को प्रिय नहीं था। कई बार वो उन लोगों के साथ मजाक और उपहास से भरा व्यवहार करता था। एक बार बाघ जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था कि उसके कानों में किसी गाने की मधुर ध्वनि आई। वो उस मधुर संगीत पर मुग्ध हो गया और उसे लगा कि इतना मधुर कंठ किसी सुंदरी का ही हो सकता है। इस मधुर कंठ की मालकिन को मेरी रानी बनना चाहिए। उसने अत्यंत आतुरता से सोचा। वहां पास ही बंदरों का झुंड ऊधम मचा रहा था। उन्हें बुलाकर बाघ ने उस मधुर संगीत के बारे में पूछा कि ये मधुर आवाज किसकी थी। वो मधुर आवाज वास्तव में शैलमैन नामक एक छोटे से कीड़े की थी। बाघ से चिड़े बंदरों ने बाघ का मजाक बनाने की सोची। सबसे छोटे बंदर ने बाघ के प्रश्न के उत्तर में कहा कि वो गाने वाली उसकी छोटी बहन है। बाघ ने बंदर से कहा कि वो उसकी छोटी बहन को अपनी रानी बनाना चाहता है, क्योंकि वो उसके संगीत का प्रशंसक है। उसे फौरन उसके पास लाया जाए। ये जंगल के राजा का आदेश है। अब तो छोटा बंदर डरा और साथ ही दूसरे बंदर भी चिंता में पड़ गए। अंत में बाघ के द्वारा आग्रह करने पर बंदरों ने कहा कि जंगल के राजा द्वारा अपने समाज की बेटी का हाथ मांगने के प्रस्ताव से वे सब बहुत गौरवान्वित हैं, परंतु विवाह के अवसर पर होने वाले विवाह भोज का आयोजन करने के लिए उन्हें कम से कम 1 सप्ताह का समय चाहिए। बंदरों की बात सुनकर जंगल का राजा 1 सप्ताह तक इंतजार करने को तैयार हो गया, लेकिन जाते जाते उसने धमकाते हुए कहा, मैं 1 सप्ताह से अधिक किसी भी स्थिति में इंतजार नहीं करूंगा। बंदरों ने सभा बुलाई, जिसमें आसन्न संकट का सामना करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बुजुर्ग बंदरों ने युवा बंदरों को आड़े हाथों लिया, क्योंकि उन्होंने मजाक मजाक में सबको विपत्ति में डाल दिया था। पर विचार करते करते उन्होंने एक समाधान खोज निकाला। एक ओर बाघ विवाह के दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, तो दूसरी ओर बंदर संकट के टलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित समय पर बाघ वर वेश में तैयार होकर विवाह स्थल की ओर आया। बाघ परंपरा के अनुसार अपने साथ पान और सुपारी भी लाया था। बंदरों ने मन ही मन आशंकित होते हुए ऊपर से राजा की गरिमा के अनुरूप उसका स्वागत किया। उसे वधु देश में
सचित दुल्हन के पास बैठाया गया। बाघ ने अपने पास बैठे हुए दुल्हन की ओर देखा। वो बहुत देर से न तो जरा भी हिली डुली थी और न ही कुछ बातचीत कर रही थी। उसने सिर उठाकर बंदरों की ओर देखा। बंदरों ने कहा कि दुल्हन कम उम्र की होने के कारण शर्मीली है। फिर थोड़ी देर बाद राजा के पूछने पर बंदरों ने कहा कि कम उम्र होने के कारण दुल्हन को नींद आ गई है। उन्होंने बाघ से कहा कि वे उसे जगाए और अपने साथ ले जाए। राजा ने दुल्हन को झकझोरा और उसे नींद से जगाने की कोशिश की, परंतु ये क्या, दुल्हन तो जमीन पर आ गिरी। उसके गहने, कपड़े इत्यादि इधर उधर हो गए। वास्तव में वो तो मिट्टी की गुड़िया थी जिसे बंदरों ने दुल्हन बनाकर जंगल के राजा के सामने प्रस्तुत किया था। उसके गिरते ही बंदर जोर जोर से रोने, चीखने लगे और अपनी बहन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। बाघ इस अप्रत्याशित स्थिति से घबरा उठा और इससे पहले कि बंदर कुछ और कहते सुनते वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बंदरों ने संकट के टलने पर चैन की सांस ली। तब से बाघ ने फिर किसी अनजान युवती को विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजा। डोम्बे रानी की कथा। डोम्बे रानी एक बहुत ही सुंदर आचिक स्त्री थी। उसका सौंदर्य अप्रीतम था। वह रीमा वंश की थी। वो दारिंग नदी के किनारे चाकपाट क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था और स्वयं को भाग्यशाली मानता था क्योंकि वो इतनी सुंदर स्त्री का पति था। एक बार साप्ताहिक कौशिक बाजार से लौटते समय दारिंग नदी पर अपनी नाव खेते हुए डोम्बे का पति अपने भांजे से बातचीत कर रहा था। भांजे ने एक लकड़ी को नदी में बहते हुए देखा और कहा, मामा, ये लकड़ी बहुत अच्छी है। इससे बहुत अच्छी नाव बनाई जा सकती है। उसकी बात सुनकर मामा ने गर्व से कहा, ठीक है, ये लकड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारी मामी जैसी नहीं है। कुछ देर नहाने और खेलने कूदने के बाद लकड़ी का एक दूसरा टुकड़ा नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। भांजे ने फिर कहा, ये लकड़ी सचमुच बहुत सुंदर है मामा, और इससे और भी अच्छी नाव बनाई जा सकती है। सुंदर तो है, पर तुम्हारी मामी जैसी नहीं। मामा ने एक बार फिर उत्तर दिया। उन दोनों की बातचीत को नदी में रहने वाला एक मत्स्य मानव बड़ी देर से सुन रहा था। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर उस पुरुष की पत्नी कितनी सुंदर है। डोम्बे के सौंदर्य की चर्चा को सुनकर उसके मन में उसे देखने की लालसा उत्पन्न हो गई। वो मात्यु की तरह नाव से चिपक गया और डोम्बे रानी के गांव पहुंच गया। जब डोम्बे के पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज देकर बुलाया तो मत्स्य मानव को डोम्बे के सौंदर्य को देखने का अवसर मिला। मत्स्य मानव ने देखा कि वो शादीशुदा और कई बच्चों की मां होने पर भी कुंवारी कन्या की तरह लगती थी। उसने ठान लिया कि वो डोम्बे को प्राप्त करके रहेगा। उसने आभूषण बेचने वाले का भेष बनाया और डोम्बे के गांव में जा पहुंचा। जब उसने डोम्बे को देखा तो बिना किसी भूमिका के उसे गहना पहनाने लगा। अरे नहीं, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अगली बार जब तुम सामान बेचने आओगे तो मैं मुर्गी बेचकर पैसा इकट्ठा करके रखूंगी, डोम्बे ने कहा। मत्स्य मानव ने कहा कि उसे पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मत्स्य मानव ने नदी में एक गहरा कुंड खोदा और सोचा कि जब डोम्बे नदी में पानी भरने आएगी तो वो उसे अपनी ओर खींच लेगा। वो उसकी प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन जब डोम्बे पानी भरने आई तो उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा और गहरे पानी में ले गया। सबने सोचा कि डोम्बे पानी में डूब गई, पर जब डोम्बे की बेटी कुंड के पास गई और पुकारकर कहा कि मां, मेरी छोटी बहन तुम्हारे बिना न तो दूध पी रही है और न ही कुछ खा पी रही है, तो डोम्बे ने मत्स्य मानव से कहा कि मेरी बच्ची रो रही है, मुझे उसे दूध पिलाना है। मत्स्य मानव ने उसे जाने दिया, पर उसके शरीर का आधा भाग पानी में ही डूबा रहा। इस प्रकार डोम्बे ने अपनी बच्ची को दूध पिलाया। उसकी बेटी ने अपने पिता को सूचना दी कि उसकी मां ने छोटी बच्ची को दूध पिला दिया है।
इस पर डोम्बे के पति ने कुल्हाड़ी उठाई और मत्स्य मानव को मारने चला। वो पानी के गहरे गड्ढे के पास छुपा हुआ था और मौके के इंतजार में था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वो फिर से अपनी मां को पुकारे। जैसे ही डोम्बे पानी से बाहर आई, उसके पति ने निशाना साधकर कुल्हाड़ी चलाई, परंतु कुल्हाड़ी मत्स्य मानव की आंख पर लगी और उसकी एक आंख जाती रही। कुछ समय बाद डोम्बे के पति ने ऐमान जंगल के बरगद के पेड़ पर एक घर बनाया और वही अपने परिवार के साथ रहने लगा। डोम्बे ने अपने पति से विनती की, तुम बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, क्योंकि निश्चित रूप से ये मत्स्य मानव मुझे नहीं छोड़ेगा। परंतु उसके पति ने कहा कि यदि उसे मरना है तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही मरेगा। मत्स्य मानव ने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ लिया जिस पर डोम्बे का पति घर बनाकर रह रहा था और उसे पानी में डुबो दिया। जिस स्थान पर पेड़ को डुबाया गया था वहां एक गहरा कुंड बन गया। ये आज भी डोम्बेवारी, डोम्बे का कुंड के नाम से जाना जाता है। मुरमुरनी की कहानी। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी केवल एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी और परिवार की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। जब उसकी बेटी युवा हुई तो उसने उसके लिए योग्य वर खोजा और इसका विवाह कर दिया। वे लंबे समय तक सुखपूर्वक साथ रहे। एक दिन पत्नी ने कहा, मैं आज मछली पकड़ने जा रही हूं, तुम घर पर रहो। मैंने अपने पिता द्वारा दिया हुआ पवित्र कपड़ा बाहर सूखने के लिए डाला है। चाहे बारिश हो, आंधी तूफान आए या ओले गिरे, इस कपड़े को मत हटाना। जब मैं वापस आऊंगी तो इसे हटा दूंगी। अगर तुम इसे हटाओगे तो तुम पर भारी मुसीबत आ पड़ेगी, क्योंकि ये कपड़ा देवताओं के द्वारा बनाया गया है। ये कहकर उसने मछली पकड़ने की टोकरी उठाई और मछली पकड़ने चली गई। जब वो नदी के नल में मछली पकड़ रही थी तो जोरों का तूफान आया और ओले गिरने लगे। ये देखकर वो स्त्री अपना पवित्र कपड़ा उठाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ी। यद्यपि उसने अपने पति से कपड़ा न हटाने के लिए कहा था, पर पति डरकर कपड़े के पास पहुंच गया। उसने दूर से उसे वहां खड़े देखा और उससे कपड़ा न हटाने के लिए जोर से कहा, परंतु तब तक पति ने कपड़े को छू लिया था। पत्नी भी दौड़कर वहां पहुंच गई और उसने भी कपड़े को हटाने के लिए उसे छुआ। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पत्नी चीख पड़ी और वो दोनों पति पत्नी मुरमुरनी बन गए। पति ने कपड़ा पहले छुआ था, इसलिए उसके पंख अधिक सुंदर थे। पत्नी ने बाद में छुआ था, इसलिए उसके पंख कम सुंदर थे। इसलिए आज भी बारिश के आने से पूर्व मोर और मोरनी जोर से पुकारने लगते हैं। रेन और जलपरी। खासी मान्यताओं के अनुसार बहुत पहले मनुष्य और पशुओं की भाषा अलग अलग नहीं थी। उन दिनों ईश्वर और दैवीय अलौकिक शक्तियां मनुष्यों से मिलती थी। वो पृथ्वीवासियों से मिलने पृथ्वी पर भी आती जाती रहती थी। उस समय पृथ्वीवासियों और दैवी शक्तियों के बीच की विभाजक रेखा इतनी स्पष्ट नहीं थी। उन्हीं दिनों की बात है, धरती पर एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रेन था। वो मेहनती, शांत स्वभाव और सरल था, साथ ही सुदर्शन भी। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ नानाजी नामक गांव में रहता था। ये गांव सोहरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। रेन अपनी माँ के लिए बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। वो रोज भोर में उठकर मछली पकड़ने के लिए बंसी इत्यादि लेकर पास की नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। पर्याप्त मछलियां पकड़ ली जाती थी तो उन्हें पास की हाट में जाकर बेच आता था। सुबह से रात तक परिश्रम पूर्वक काम करने में ही रेन का अधिकांश समय व्यतीत होता था। उसके परिश्रम, सीधे साधे स्वभाव के कारण रेन को गांव की कई युवतियां पसंद भी करती थी, परंतु वो कभी अपने मित्रों की तरह इन युवतियों को कहानी, गीत, कविता आदि सुनाकर रिझाने की कोशिश नहीं करता था। वास्तव में उसे गांव के लोगों से बहुत अधिक मिलना जुलना या मित्रता करना पसंद नहीं था। वो परिश्रम करके अपना जीविका उपार्जन करते हुए शांत जीवन जीने का आदी हो चुका था और इसी में उसे आनंद आता था। रेन को यदि कोई शौक था तो वो अच्छे संगीत का था। वो रोज शाम को घर लौटकर
अपना दो तारा उठाता और देर तक उस पर मधुर संगीत बजाता रहता। दिन भर की थकान को वो संगीत की मधुर धुनों को बजाकर भूल जाता। अक्सर द्वितारा को बजाते बजाते वो सो जाता। रेन जब मछली पकड़ने जाता तो अक्सर उसके मित्र उसके साथ होते थे। रेन मछली पकड़ने के मामले में बड़ा ही भाग्यशाली था। मछलियां न मिलने से रेन के मित्र कभी कभी खाली हाथ लौटने को मजबूर हो जाते थे, पर रेन कम से कम 1 दर्जन मछलियां रोज पकड़ ही लेता था। रेन के इस अनोखे भाग्य के बारे में उसके दोस्त जानते थे और पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया था। रेन के दोस्त उससे मजाक करते कि जरूर कोई परी उसे पसंद करने लगी है और मछलियां पकड़ने में उसके भाग्य के लिए वही जिम्मेदार है। एक दिन मछली न मिलने के कारण रेन के मित्र उसे छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए ताकि थोड़ी बहुत मछलियां पकड़ी जा सके। रेन नदी के किनारे अकेला रह गया। जाते समय वे उसे शुभकामनाएं देते गए कि अकेले वो और अधिक मछलियां पकड़ सकेगा। रेन नदी पर अकेला ही मछली पकड़ने लगा। वास्तव में ये स्थान रेन को बहुत प्रिय था। इस स्थान पर नदी में एक बड़ा गहरा गड्ढा था जो झील जैसा खूबसूरत था। इस गहरे जल में मछली पकड़ना और वहां समय बिताना रेन को बहुत अच्छा लगता था। नदी का शांत निर्मल जल और उसके आसपास का परिवेश उसे बहुत आकर्षित करता था। एक दिन संध्या समय जब वो नदी के किनारे अकेला था और मछली पकड़ने के बाद सब कुछ समेट रहा था तो नदी में से सचमुच की जलपरी निकली। वो मुस्कुराते हुए रेन के सामने आ खड़ी हुई। पहले तो रेन उसे देखकर बहुत घबराया, परंतु परी की अलौकिक सुंदरता एवं मीठी आवाज को सुनकर उसका भय जाता रहा। उसके मधुर व्यवहार और अलौकिक सौंदर्य से रेन का भय और संकोच दूर हो गया। उसे विश्वास हो गया कि ये पवित्र परी है जिसकी चर्चा उसके बुजुर्ग किस्से कहानियों में करते आए हैं। परी ने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि वो नदियों में निवास करने वाली दिव्य आत्माओं की रानी है, समस्त जल की मालकिन है, परंतु यहाँ वो रानी के रूप में नहीं आई है। जलपरी अद्भुत शौर्य की मालकिन थी। उसके घने और काले बाल पैरों तक लंबे थे। उसके वस्त्रों से उसकी सुंदरता में 4 चांद लग रहे थे। सफेद रेशमी चोगे के ऊपर उसने रत्नों का कमरबंद पहन रखा था। यद्यपि उसके सिर पर मुकुट नहीं था, फिर भी वो अद्भुत चमक से युक्त था। रेन ने ऐसा सौंदर्य आज तक कभी नहीं देखा था। वो मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। जलपरी के अद्भुत सौंदर्य ने जैसे उसे सम्मोहित कर लिया था। परंतु जल्दी ही रेन ने अपना परिचय देकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। अगले दिन जलपरी पुनः रेन से मिलने आई। अब वो प्रतिदिन का किस्सा हो गया। जल्दी ही उन दोनों के बीच में एक आत्मीय प्रेम का संबंध अंकुरित होने लगा और वे एक दूसरे से मन की सारी बातें कहने सुनने लगे। जलपरी ने उसे बताया कि वो उसे आकर्षित करने के लिए वही रोज ढेरों मछलियां उपलब्ध कराती थी। रेन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा कि एक सीधे साधे मछुआरे को उसने कैसे पसंद कर लिया। जलपरी ने उसे बताया कि रेन की सादगी और सच्चाई ने ही उसे आकर्षित किया। अब रेन को विश्वास हो गया कि जलपरी का प्रेम सच्चा है। उसने भी कभी उसे धोखा न देने का वचन दिया और एक दूसरे से फिर इसी स्थान पर मिलने का वादा किया। रोज नदी के किनारे जलपरी और रेन की मुलाकातें होने लगी। धीरे धीरे वो समय भी आया जब उन दोनों को एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल लगने लगा और वे दोनों सदा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लगे। परंतु इसमें मुश्किल थी। रेन अपनी बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। साथ ही जलपरी के साथ जल में रहना उसके लिए संभव नहीं था, परंतु जलपरी जल के साथ भूमि पर भी रह सकती थी। इसलिए रेन ने उससे अपने घर रहने का आग्रह किया। जलपरी ने उसकी बात मान ली, परंतु उसने एक शर्त रखी। उसने रेन से कहा कि उसे घर की सफाई अच्छी तरह करनी होगी, क्योंकि उसे गंदगी एकदम पसंद नहीं है और अलौकिक शक्तियां गंदगी में नहीं रह सकती। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे घर का झाड़ू सामने नहीं दिखना चाहिए। रेन ने अपनी माँ से परी के बारे में सारी बातें बताई तो माँ बहुत खुश हुई। उसने अच्छी तरह से पूरे घर की सफाई की, परंतु घर की सफाई के बाद वो झाड़ू को सामने से हटाना भूल गई। जब रेन जलपरी को साथ लेकर आया तो माँ ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। वो एक अलौकिक परी को अपने बहू के रूप में पाकर फूली नहीं समा रही थी। दूसरी ओर सरल और स्नेही सासू माँ को देखकर जलपरी भी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु तभी उसकी नजर सामने रखे झाड़ू पर पड़ी जिसे रेन की माँ छुपाना भूल गई थी।
झाड़ू को देखते ही परी मूर्छित सी होने लगी और भागकर वो अपने कुंड में वापस चली गई। माँ को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। रेन के दुख का भी पारावार न था। अब रेन के सामने अजीब दुविधा आ गई। एक तरफ उसकी माँ थी जो बूढ़ी और कमजोर थी और जिसने बहुत कष्ट उठाकर उसे पाला पोसा था। रेन अपनी माँ से बहुत प्यार भी करता था और दूसरी ओर जलपरी थी जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। रेन के अंतर्द्वंद को उसकी माँ ने भांप लिया। उसने रेन से कहा कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगी, परंतु उसे इस समय जीवन साथी की आवश्यकता है। माँ ने रेन से कहा कि वो जलपरी के पास चला जाए और उसके साथ रहे। रेन अपनी माँ के इस निस्वार्थ प्रेम के आगे नतमस्तक था। उसने माँ को बहुमूल्य रत्न दिए ताकि उसे किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो। ये रत्न उसे जलपरी ने ही दिए थे। माँ से विदा लेकर रेन घर छोड़कर नदी की ओर चल पड़ा और जलपरी के साथ पानी में रहने लगा। इस खासी लोक कथा से खासी समाज की कई मान्यताएं स्पष्ट होती हैं। कथा में खासी समाज में पति द्वारा अपना घर छोड़कर पत्नी के घर में रहने की परंपरा का चित्रण हुआ है। साथ ही स्वच्छता की अवधारणा की ओर भी संकेत किया गया है। विभिन्न दैवीय शक्तियों और आत्मा आदि को दूर रखने के लिए झाड़ू के प्रयोग की ओर भी कहानी का संकेत है। प्यार व्यवहार में सबूत क्या। जब सांझ ढलती और घड़ी 4 बजाती तो रत्नो रसोई से निकलकर बरामदे में आ खड़ी होती। एक दो बार तो किसी ने नहीं रोका टोका, पर बहुत दिनों के बाद सास ने पूछ लिया, बहू तुम प्रतिदिन इसी समय बरामदे में जा खड़ी होती हो। देखो तुम युवा हो और नई ब्याही बहू ये ऐसे खड़ा नहीं होती। नहीं राह चलते मुसाफिरों को एकटक देखती हैं। समय बड़ा खराब है। अड़ोसी पड़ोसी या किसी तीसरे ने कुछ कह दिया तो क्या उत्तर देंगे। दूसरे किसी शरीक प्यारे खाने ने तेरे घर वाले को नमक मिर्च लगाकर उल्टी पट्टी पड़ा दी तो तेरे सर पर और कलह की आफत आ जाएगी। जगहसाई अलग और घर में कलह अलग, न लेना एक न देना दो। ऐसे ही निर्मल पानी को गंदैला करना और डोंके फायदा उठाएंगे। मैं तो बहुत डरती हूँ ऐसे झगड़ों से। मैंने बेटियों को भी कभी इस तरह रास्तों बरामदों में झांकने घूरने नहीं दिया। हाथ पीले हो गए तो मैंने 7 बार धरती की वंदना की थी। तुझे नहीं पता, तू अभी शरीक बिरादरी को नहीं जानती समझती। ये भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। कहते कुछ और कमाते कुछ हैं। तेरे साथ कुछ और दूसरों के साथ कुछ कहते हैं। कुछ तो बड़े चालाक चतुर होते हैं। तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी गाएंगे तो तुम्हारी खाएंगे, अन्यंत्र जाएंगे तो उसका गुणगान कर उसका खाएंगे। इस तरह 2 जून रोटी का जुगाड़ करना तो उन्हें मामूली बात है। फिर कुछ सोच समझकर, बहू तूने सुना तो नहीं, मैं भी 70-72 हो गई हूँ। क्या करूं, दिमाग काम ही नहीं करता। सोचती कुछ और हूँ तो कहा कुछ और जाता है। उसने बात को टालते हुए कहा, ओह देखो दिन तो ढलने लगा है, सांझ हो रही है। गाय का पता करना था, अभी तक घर नहीं आई। पता नहीं किसकी खेती उजाड़ आएगी। कल भी प्रीतों को उल्हाना दे गई है और अगले पिछले गिना गई है। आज पता नहीं किसी की मौत लिखी है। मैं तो कहता हूँ इसे बेच दो। ऐसी उजाड़ू और हलाट गाय किसने पाल ली है। प्रतिदिन के उल्हाने मुझसे सहन नहीं होते। जीतू को बहुतेरा कहा था जब वो छुट्टी आया था कि इसका कुछ इंतजाम करके जा। कोई मूल नहीं खरीदता तो किसी बुजुर्ग को ही दान कर देते हैं। वैतरणी सुखमाता से पार हो जाएगी। पर उसने भी एक कान सुनी दूसरे से निकाल दी। उसे क्या 4 दिन टिके, फिर चल दिए। वो भी पिता के समान एक ही पहाड़ा पड़ता है कि गाय घर में होनी चाहिए। गोबर गोमूत्र कई रोग दूर करता है, दूध दही भी हो जाता है। वैसे भी गौ सेवा करना बड़ा धर्म है। अंतिम समय में यदि वैतरणी भी न मिली तो मनुष्य योनि में किस काम की। बार बार जन्म मरण का चक्कर कैसे कटेगा। आचार्यों को नगद देने से बेहतर है कि गोदान अपने हाथों से कर दे। परंतु पता नहीं कि रसालू सच कहता है या झूठ। पिछले साल उसने भी एक बुजुर्ग को गाय दान दी। जिनको दी उन्होंने 2 महीने देखी, नहीं हुई तो आवारा छोड़ दिया। गाय जिसकी उजाड़ करे वो बुझारू को कम, दान करने वालों को ज्यादा कोसे। बात बात पर कहे तू खाए दान करने वालों को। अंततः उसे दान की गई गाय पुनः लाकर अपने खूंटे पर बांधनी पड़ी। बुझारू मिला, पूछा तो बोला, मैंने सांड गाय खूंटे पर क्यों बांधनी, जैसे दी है वैसे ही ले जाओ। मैंने शनिचर मांगना पूजना कि सांड गाय पालना। जहां और आवारा फिर रही हैं उनमें इसे भी मिला दो।
कौन पहचानेगा कौन छोड़ गया, किसकी है। अब तो ये रीति चल निकली है कि जब तक गाय दूध देती है खूंटे पर बांधी, जब सूख जाए तो जीप ट्रक में लाद कर कहीं दूर छोड़ाओ जिससे लौट ना आए। बड़ी देर के बाद रत्नू ने कहा, अम्मा अकेले क्या बुड़बड़ाती हो, गाय चढ़ने गई है, आ जाएगी। बच्चा रमाएगा तो स्वयं दौड़ती आएगी। आप भीतर का काम देखो, मैं उसे दिखाती हूँ। पड़ोसियों के खेतों में चली गई होगी। डंगर जात मुंह मारने से कब रुकती है। दूसरे एक बार किसी खेत में मुंह लग जाए तो कहाँ हटती है। घर में बेशक पूरा खेत काट कर डाल दो, पर इससे जो दूसरे की उजाड़ करनी है वो करेगी ही। मुंह बांध दो चाहे टांगे बांध दो। टांगे भी कितनी बांधनी, हलाट सारी जहान की। वो सोच ही रही थी कि सास ने आवाज दी, लाड़िए तू यहाँ बुड़बुड़ा रही है या गई भी। चश्मे वाले नाले तक जाना, शायद उतराई उतर रही हो, लेकिन पड़ोस की लड़की को साथ ले जाना। 2-4 कप्ते हैं, माँ भल्ले नाले में छिपे बैठे रहते हैं। सुना है गत मास बड़े घर वालों की बहुओं के साथ छेड़खानी की थी, परंतु वो भी तो अलमत अलबेली हो गई थी। दिन को घर के भीतर जवाइयां मारती और दिन डूबते चश्मे पर जाकर एड़ियां रगड़ने लगती। नजर रखी होगी प्यार पिट्टों ने। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बोली की तरफ कोलहाल सुनकर सारा गांव तमाशे लगा। सासू माँ क्या कुछ कहती सुनती रही। उसने सुना या न सुना, वो गाय को आवाजें देती बोली की तरफ चली गई। वो अभी चढ़ाई के सिरे पर ही पहुंची थी कि जंगल की ओर से 5-7 गायें पूंछ उठाए दौड़ती उसके मुंह के सामने से निकल गई। यदि वो पलटकर बचती न तो टांग बाजू टूट जाता। पता नहीं क्या मस्ती थी, डरी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ तो क्या हुआ। वो सोचती रही और गौओं ने अपने अपने खूंटे पर पहुंचकर ही दम लिया। वो सोच में पड़ी कि गांव का चौकीदार उस ओर निकला, जंगल से लौट रहा था। पिछले साल से जंगल की राखी थी ली हुई थी। उसे देखते वो बोल उठी, जेठ जी आज गौएं पूछे खड़ी कर दौड़ती गई, क्या कारण होगा। उसने उत्तर देते हुए कहा, लोकिए अंधेरा होते गांव की बावली की ओर मत आया कर। गांव के 2-3 बिगड़ैल झाड़ियों में छिपे रहते हैं। कप्ते मखात ऐसे लगते हैं जैसे झाड़ी में कोई बाघ छिपा हो। देखा नहीं गौओं कैसे पूछे खड़ी करके दौड़ती गई, पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। लाड़िए तू अभी नई नई आई है, इस गांव की समझ तुझे धीरे धीरे आएगी। मेरे कहने का भाव है कि वे 3 झाड़ियों में छिपे थे, बड़ी छत वालों की घासनी से घास चुराने हेतु। दूसरी तरफ से आती गौओं ने समझा शायद बाघ होगा। बस एक जो पूंछ उठाकर भागी तो औरों ने भी उसका पीछा किया। तो इसमें घबराने का क्या अर्थ है। वे अपने रास्ते पर और मैं अपने पर। ये तो तू ठीक कह रही है, परंतु बुराई करने वाले रुकते झिझकते थोड़े ही हैं। उनका तो ये शगुल होता है। आपने फिर बुझारात डाल दी। उसने उसके पीछे पीछे चलते कहा। चौकीदार भी मीसाना था, बात बात में मजा लेता। उसने तो घर घर का नमक खाया होता है। पटवारी, लंबरदार, तहसीलदार की पांचियां गप्पे सुनती होती है। उसने भी चटखारा लेते कहा, क्या खबर, अंधेरा होते होते तुझे भी कहीं टकर गए तो। उसने शर्माते कहा, नहीं जेठ जी ऐसा नहीं होता। भला उनका मैंने क्या बिगाड़ा है। बिगाड़ना तो किसी का किसने क्या, परंतु बहती गंगा में डुबकी कौन नहीं लगाना चाहता। इसलिए अपना बचाव स्वयं करना चाहिए। देवर भाभियों को तो ऐसे भी आजादी होती है। उसने उसे समझाते हुए कहा और अपने घर के चौबारे उतर गया। चौकीदार उसे क्या कह गया ये उसकी समझ में देर बाद आया। वो घबराने डरने भी लगी। फिर सोचती, यदि मन सच्चा तो रब रखा, कौन किसको हाथ लगा सकता है। मन ढीला तो हीला बहाना मिल जाता है। घर पहुंची तो देखा गाय खूंटे पर खड़ी थी। बच्चू रमाता जोड़ तोड़ रहा था। सास को उसकी पदचाप सुनाई दी तो उसने छत पर से कहा, लाड़िए गाय दूह लेनी थी। बेहड़ू बड़ी देर से उसकी तरफ लपक रहा है। जी थोड़ा सांस तो लेने दो, आप भी जूती उतारना नहीं देते। आवाज पर आवाज उसने धीरे से कहा। सास ने कहा, सुना होगा। उसने और जोर से कहा, मिये आपको अभी क्या पता दूध पीता बालक क्यों रोता है। 1-2 जनेगी तब पता चलेगा तुझे कब किसे कितना दर्द होता है। रोटी खाकर बर्तन साफ कर रत्नू बिस्तर पर लेटी तो आंखों के सामने कई साए दिखाई देने लगे। मन में कई स्मृतियां उतर आई। सास ठीक कह रही थी, पीड़ा उसे ही होती है जो जन्म देती है। उसे देखते महीने बीत गया। न चिट्ठी पत्र, न कोई संदेशा, न तार, न फोन।
पता नहीं कहाँ आग लग गई जो खत लिखने की सूरत भी न रही। कहते हैं उन्हें सुविधाएं बनी है, फिर घर को सुख साथ भेजने में इतनी सुस्ती देरी क्यों? जाती बार तो कह गया था कि बस मैं पहुंचा कि चिट्ठी आई। आज तो महीना बीत गया, क्या अपनी पलटन में पहुंचा ही नहीं होगा? हाजिरी तो दी होगी कहीं न कहीं, नहीं तो आज तक साहब की तार खड़क जानी थी। फौज की नौकरी, भागना जाना कहाँ, वारंट निकलते देर नहीं लगती। इसी तरह मन को टालती परंतु चैन कहाँ आता। बिस्तर पर पासा बदलती तो कोई नहीं लिपटता। पता नहीं रात के कितने बज गए होंगे, उसे कब नींद आई पता नहीं। सुबह आंख खुली तो धूप बरामदे में आ गई थी। छप्पर पर कौवा बोल रहा था। वो आंखें मलती मलती बाहर आई तो सास ने कहा, अभी तो अंधेरा ही है, इतनी जल्दी क्यों उठ खड़ी हुई? फिर ताहना मारते कहा, बहू गाय का जोड़ा ढीला तो नहीं रखा था, सुबह ही उल्हाना आ गया है। धर्मों की लाहड़ी खेत में मक्का थी चल रही, पूरा खेत उजाड़ दिया है। आंगन बुहारते उसने जोर से फलाका मारा और झाड़ू कोने में रख दी। जी मैंने तो कसकर बांधी थी, पता नहीं कैसे सरक गई होगी। 2 पौधे खाए नहीं होंगे और पूरा खेत जिम्मे लगा दिया। जाकर स्वयं देखती हूँ कितना नुकसान किया है। फिर सोच विचार कर, जी चाय ली है या देनी है? नहीं तो गाय की धार ले आऊं? धार भी ले छोड़ी उसके साग में। उजाड़ कर लौटी तो बच्चों को चुंघा रही थी। धार देनी माकड़, अम्मा आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं, न जीभे को क्या कहना, हमारे कर्मों में जो होगा वो हमें मिल जाएगा। गाय को दूध देती साल से ऊपर हो गया है, कितनी दुहनी, नई हुई को भी 2 महीने हो गए हैं। मायके में जिस दिन सुई लगती है उसी दिन से उसे दुहना छोड़ देते हैं। बहू तू भी ठीक कह रही है, ये तो जिसके सर पड़ती है वो जानता है। तू तो कल आई, मुझे तो इस घर में आए 40 वर्ष हो गए हैं। कहना सरल और निभाना बड़ा मुश्किल है। जीतू को गए 6 महीने हो चले, न कोई चिट्ठी न पत्र न पैसा न धेला। जाता ही भूल गया कि पीछे टब्बर भी है, आया गया अलग। रिश्तेदारी में विवाह लगा है तो कहीं खुशी मंदी चली रहती है। मैं अकेली भी कहाँ किस किस से निपटती रहूं। 4 मन अनाज होता था तो बेचकर आई चलाई चली रहती। तुम्हारे ससुर ने उम्र बिता दी कंजूसी में, बैल भी बेचे, हल जुंगले कादल सब छत पर फेंके, भूमि हिस्सेदार को जोतने को दे दी, वो भी कमाता खाता रहा और आधा हमें मिलता रहा। पता नहीं किसने कहा क्या सोचा। कुछ कहते हैं वोटों की खातिर ये कानून बना कि जो जोतेगा जमीन उसी की होगी। इसी तरह कानून की आड़ में हमारे 4 खेत चले गए। काफी पैरवी की, तहसील पटवार खाने के चक्कर भी काटे, वकीलों ने खाए, परंतु बना कुछ नहीं। अंततः भूमि किसान के नाम चढ़ गई और हम खाली रह गए। अखबार में छपा था कि 5 कनाल भूमि हर किसी को मिलेगी। देनी तो दूर रही, जो पहले थी वो भी दूसरे के नाम चढ़ा दी। कानून तो था कि सबको 5 कनाल रहेगी, परंतु कोई सरह कानून नहीं चला। किसान समृद्ध हो गए और हम भूमिहीन। कैसे पाला पोसा मैं ही जानती हूँ। मायके के गांव में मेजर बना है पुरोहितों का लड़का, उसकी मिन्नत खुशामद की तो भर्ती कराया। सरकारी पैसा आने लगा तो घर की चाल चलने लगी। हवलदार बना तो तेरे बाप ने भी नाता जोड़ा। अम्मा आप भी थोड़ी सी बात पर ज्यादा सोचने लग पड़ती हो। उन्होंने मुझे आनी सारी जीवन कथा सुना दी है, मैंने पढ़ा है। जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, दोहराना, रोना धोना। जो वर्तमान है उसे हंसते खेलते जीना चाहिए और कल के बारे में अच्छा शुभ सोचना चाहिए। बहू तू सच कह रही है, 4 अक्षर पढ़ी गुणी है, इसलिए तू उसी अनुसार सोचती है। पर हाँ, तू अभी उतनी अनुभवी नहीं, तूने अभी झेला ही क्या। मुझे तो पूरी उम्र हो गई इस गृहस्थी को झेलती। तुझे क्या पता कितने 20 का 100 होता है। ये दुनियादारी है, इसमें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए। मैं और तू किसने देखी। अम्मा चलो उठो, रोटी पानी करते हैं, फिर टीवी देखते हैं। आजकल बड़े अच्छे सुंदर कार्यक्रम आ रहे हैं। एक नाटक लगा है, घर घर की कहानी, आज वह आएगा। बहू टीवी ने तो रहती कसर भी नहीं छोड़ी, शर्म लज्जा रही नहीं। घर बिगड़ गए, बहुएं पुत्र पुत्रियां घर वाले सभी बिगड़ दिए। इस टीवी ने प्रोग्राम खाए, उन्हें दिखाने वाले को न बेटियों की शर्म न बहुओं से पर्दा। हर तरफ कंजर खाना बढ़ रहा है, नंग धड़ंग नाच रहे हैं, हाँ हूं करते। अम्मा आप तो ऊपर की बातें सोचती हैं, जरा इनमें छिपी यथार्थ के बारे में भी सोचना। भला कितनी समझ और ज्ञान की बातें दिखाई गई होती हैं। हम उन अच्छी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते, तो उनका क्या दोष। तूने तो उन्हीं की तरफदारी करनी है, क्योंकि वे
तुम्हारे गाते हैं आज सास बुरी और बहुएं अच्छी। अब ऐसी बात नहीं, सभी सासें बुरी थोड़ी होती हैं और सभी बहुएं भी अच्छी नहीं होती। अच्छा बुरा सब अपने सोचने पर निर्भर करता है। आप मुझे अच्छी लगती हैं तो कैसे कहूं कि आप बुरी हैं? बेटियों से बढ़कर चाहते, खिलाते, पहनाते हैं। घर आती हूँ तो आंगन में स्वागत के लिखनू डाली है और घर निकलती हूँ तो कुंभ रखती हो। मायके से जल्दी न लौटूं तो कोये उड़ाते नहीं थकती। आप ही बताएं, आप मुझे क्या कम चाहती हैं? हाँ, घर गृहस्थी का काम धंधा तो करना ही पड़ता है। बहू, तू भी तो कहती है मेरा जीतू बाहर है, अगर आज आ जाए तो तेरी आंखें बातें सब पलट जाएंगी। कहते भी हैं बहुएं समय देखकर पूड़ा लगाती हैं, बात बदलती हैं, कभी सास की तो कभी ससुर की, कभी पति की गाती हैं। इसका मतलब वे मन से किसी की नहीं होती। ये अब तू जान, तेरे मन जाने क्या सच और क्या झूठ। जी, मैं तो ये समझती हूँ कि प्यार व्यवहार में क्या सबूत, यदि मन में संशय तो बेड़ा ही ऊत। बहू, बातें तो तू बड़ी सियानी करती है, पर दुपट्टे में गांठ दे ले, क्योंकि जनानियां कहती कुछ और कमाती कुछ है। अपने आप बदमाश और दूसरों को सीख जा और साय के खाने का भी कुछ कर। बातों से पेट नहीं भरेगा, सूरज भी डूबने को है। उदयन। सन 2006 में मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था और दुबई में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं जीवन की बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था जब मैं अपने दोस्त के माध्यम से उदयन नाम के व्यक्ति से मिला। उदयन दुबई की एक फूल बेचने वाली दुकान में फूल देने का काम करता था और महीने में 9,000 दिरहम पगार पाता था। वो मुझसे 10 साल बड़ा था और मुझे अनिया कहकर बुलाता था, जिसका मतलब मलयालम में छोटा भाई होता है। इसलिए मैं उसे एत्तन या बड़ा भाई बुलाता था। मेरा दुबई का वीजा ही कुछ दिनों में खत्म होने वाला था। मुझे कम से कम 15 दिनों का और समय चाहिए था ताकि मैं कंपनी से अपने काम का भुगतान ले सकूं, तथा मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं भारत वापसी के लिए टिकट खरीद सकूं। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे मेरे किराए के घर से किसी भी वक्त निकाला जा सकता था। मैं 300 दिरहम के लिए बेताब था। इन पैसों से आने वाले कुछ दिनों का खर्चा चल जाता जब तक कंपनी से पैसा नहीं आता, पर हर किसी पहचान वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया। आखिरकार मैंने उदयन एतन को पैसे के लिए फोन किया, ये जानते हुए कि उसका वेतन केवल 9,000 दिरहम है और वो आधे से ज्यादा पैसे अपने परिवार को हिंदुस्तान में भेज देता है। मेरी परेशानी सुनते ही उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास ममजार तक आने के पैसे हैं? मेरी खामोशी से उसे उसका उत्तर मिल गया। उसने मुझसे शारजाह से ममजार टैक्सी लेकर आने को कहा और ममजार पहुंचने पर मुझे उसे फोन करना था। वायदे के मुताबिक वो मेरा इंतजार अल ममजार सेंटर पर कर रहा था। उसने टैक्सी के पैसे दिए, फिर मुझे होटल में खाना खिलाने ले गया और 300 दिरहम जो मैंने उससे मांगे थे उसने दिए। उसने मेरा परिचय होटल के मालिक से अपने छोटे भाई के रूप में कराया और जब भी मैं वहां खाने जाऊं तो इसका हिसाब पट्टू किताब में लिख दे, जिसका वो महीने के आखिर में हिसाब कर देगा। उसने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए जगह भी दी, पर मैं उसे अलविदा कहकर शारजाह वापस आ गया। 15 दिन बाद मुझे मेरा बचा हुआ पैसा कंपनी से मिल गया और एयरपोर्ट जाते समय मैं उदयन एतन के पास उनसे लिया हुआ उधार चुकाने गया। पहले तो पैसे लेने से मना कर दिया, पर बाद में अपने को बड़ा भाई जताते हुए 200 दिरहम वापस ले लिए और 100 दिरहम मुझे रखने की हिदायत दी। कई साल बीत गए। सन 2011 में मैंने उन्हें त्रिवेंद्रम की एक दुकान के बाहर खड़े देखा। वे मुझे ढूंढ रहे थे। वे पहले से बहुत अलग दिख रहे थे। उनकी नौकरी चली गई थी और वे अपनी बीवी के घर 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई तो मुझे इस बात का आभास हो गया कि वे कुछ मदिरा का सेवन करके आए हैं। उन्होंने मेरे कपड़ों की ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो अब रईस हो गए हो। मैं मुस्कुराया और फिर कुछ देर बाद हम एक पास की ही चाय की दुकान पर चले गए। चाय पीते पीते उन्होंने मुझे बताया कि नौकरी के बिना उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है और ऊपर से अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। मैंने उन्हें 1500 रुपए दिए। 1500 रुपए लगभग 100 दिरहम के बराबर होते हैं, जो कि उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप रख लिए।
कुछ दिनों बाद वे फिर से दुकान पर आए और मुझे बाहर बुलाया तथा मुझसे 500 रुपये और मांगे। फिर कुछ दिनों बाद वे फिर से आए और इस बार 1000 रुपये के लिए आग्रह किया। मेरे रिश्तेदार, दोस्त और नौकर चाकर ये सब होते देख रहे थे। तब उन्होंने मुझे चेताया कि वो आदमी मुझे अनिया कहकर मेरा फायदा उठा रहा है। वैसे तो मैं बिना काम के कभी भी अपने पैसे किसी को नहीं देता। मैं अपने सबसे प्रिय मित्र को भी पैसे देने के लिए मना कर सकता हूँ, पर न जाने क्यों मैं उद्यान एतन को मना नहीं कर पाया। मेरा दिमाग मुझसे बार बार कह रहा था कि वो मेरा फायदा उठा रहा है, पर दिल मानने को तैयार न था। उसने मुझे 300 दिरहम तब दिया था जब वो खुद 900 दिरहम कमाता था। उसने पैसे वापस मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं की थी। सो यदि मैं उसे थोड़ा रुपया दे भी रहा हूं तो मैं उसके कृत्य के सामने बहुत छोटा है। इन सब के बावजूद कई बार मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि कभी कभी वो मुझसे शराब पीकर भी पैसे मांगने आता था। वो मेरी बात एक छोटे बच्चे की तरह सुनता और फिर कुछ दिनों बाद 5 रुपए का चॉकलेट या मंत्र का प्रसाद मेरे लिए लेकर आता। मेरे रिश्तेदार और नौकर मुझे ये कहकर चिढ़ाते कि मैं वो शख्स हूं जो 5 रुपए की चॉकलेट और मंदिर का मुफ्त सिंदूर किसी से 1000 रुपए में खरीदता हूं। कई साल बीत गए। एक दिन मैं अपनी दुकान पर पहुंचा। मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया कि जो शख्स मुझसे लगातार पैसे लेना चाहता है कुछ ही देर पहले आकर चला गया। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि कुछ और पैसों का नुकसान नहीं हुआ। मैं मुस्कुराया। मैं काउंटर पर बैठ गया और मेरे कर्मचारी ने मुझे उद्यान एतन द्वारा छोड़ा हुआ लिफाफा ला कर दिया। मैंने उस अखबार से ढके चौकोर लिफाफे को देखकर सोचा कि ये बिस्कुट का पैकेट होगा। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अब वो मुझसे ज्यादा पैसे तो नहीं मांगेगा, पर पैकेट खोलने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने पैकेट में 500 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां देखी। कुल वे 1 लाख रुपए थे। उस पैकेट के साथ भी एक कागज भी था जिसमें मलयालम भाषा में अलग अलग रंगों से लिखा मेरे लिए हुए पैसों का पूरा लेखा जोखा था। कुल मिलाकर पूरा कर्जा 77,350 रुपए था। चकित होकर मैंने उसे फोन किया और हंसने लगा। उसने कहा मैंने अपने पूर्वजों की जायदाद चैपांचित के निकट को 45 लाख में बेच दिया। आज उसकी रजिस्ट्री थी और मुझे पूरा पैसा मिल गया, इसलिए मैं तुमको शुक्रिया कहने और तुम्हारे द्वारा की गई मदद के लिए आपकी दुकान गया था, पर तुमने मुझे ज्यादा पैसे क्यों दिए? वो हंसा और कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम छोटे हो। छोटा भाई हमेशा बड़े से पैसे ले सकता है, पर बड़ा ऐसा नहीं कर सकता। जाओ, जाकर बचे हुए पैसों की चॉकलेट खरीद लो। मैं तुमसे 1-2 दिन में आकर मिलूंगा। उसने फोन काट दिया। मैं बैंक की तरफ पैसा जमा कराने के लिए जाने लगा और उद्यान एतन के बारे में सोचने लगा। मैं तो यही सोचता था कि वो मुझे अनिया इसलिए बुलाता है ताकि मुझसे पैसे मांग सके। अगर दुबई में उसने मेरी मदद न की होती तो मैं उसे कभी भी पैसे उधार न देता। उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा था कि वो मुझे पैसे वापस दे देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे अपना भाई मानता था। मुझे हमेशा अपनी उपलब्धियों पर गर्व था, पर उस दिन मैं हमेशा से ज्यादा खुश था। इसलिए नहीं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि एक अनजान आदमी मुझे अपना समझता है। मुझे उसका आनिया कहलाने पर गर्व होता था। क्या आप कभी अपने उद्यान एतन से मिले? मूर्ख मत बनिए। वे सबसे अच्छे कपड़ों में नहीं होंगे, न ही व्यवहार कुशल होंगे। आप योजनाबद्ध तरीके से भी उनसे नहीं मिल सकते। वे आपको एक दिन अप्रत्याशित तरीके से मिल जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। वो मुजफ्फरपुर की एक ठंडी सुबह थी जब नगीना को ऐसी खबर मिली जिसने उसके दिल के टुकड़े कर दिए। नगीना को अभी कुछ ही समय पहले ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। नगीना की दोस्ती साथ के ही एक प्रवक्ता अमीषा से थी जिसे वो अपने परिवार की तरह समझने लगा था। दोनों को अपनी तय यात्रा पटना के लिए अपनी जरूरी साक्षात्कार के बाद शुरू करनी थी, पर जब नगीना निर्धारित दिन पर मुजफ्फरपुर पहुंचा तो उसे पता चला कि अमीषा 3 दिन पहले ही पटना के लिए निकल चुका था। नगीना को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि क्या हुआ है। निराशा से उसका मन भर गया। ये देखकर उसके दोस्त ने इंटरव्यू में प्राथमिकता पाने के लिए उसे धोखा दिया। 1 हफ्ते पहले ही बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन ने
ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में स्थायी प्रवक्ता पद के लिए साक्षात्कार के लिए घोषणा की। नगीना और अमीषा दोनों अस्थायी प्रवक्ता थे, पर बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन के इस समाचार ने दोनों के सामने जीवन बदलने का मौका रखा। दोनों दोस्त ने एक ही पद के लिए आवेदन दिया था। नगीना को ये बात तो समझ आ गई थी कि उसे अपने दोस्त अमीषा के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, मगर उसका सरल दिल ये नहीं समझ पाया था कि उसका दोस्त उनकी दोस्ती का बिना ख्याल किए आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। इसलिए जब अमीषा ने प्रस्ताव रखा कि साक्षात्कार से एक दिन पहले वे मुजफ्फरपुर में मिलकर पटना के लिए निकलेंगे, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। अमीषा का दिन पहले ही पटना के लिए निकल जाने का एक ही मतलब था, वो अकादमी के और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के चक्कर काट रहा होगा ताकि उसका चयन हो जाए। नगीना के लिए, जो कि एक बाहरी आदमी था और जिसकी पहचान किसी भी ऊंचे पद पर बैठे लोगों से नहीं थी, ये उसकी दुनिया का अंत था। ना उम्मीदी और भारी मन से वो पटना के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह ठीक 8 बजे नगीना अच्छी तरह तैयार होकर साक्षात्कार वाली जगह पहुंच गया। उसने सुनिश्चित कर लिया था कि उसकी ब्रह आकृति उसके टूटे हुए विश्वास को न दिखने दे। अंततः उसका नाम पुकारा गया। पैनल में बीपीएससी के चेयरमैन श्री राम शुक्ला थे और उनके दोनों छोर पर विशेषज्ञ बैठे थे। उनका सख्त चेहरा व उदासीन व्यवहार देखकर उसका बचा कुचा विश्वास भी खत्म हो गया। कुछ पलों की शांति के बाद श्री शुक्ला ने उससे एक अप्रत्याशित सवाल पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं मिस्टर दुबे? नगीना चौंक गया। उसने सोचा कि वो ये देखना चाहता है कि वो वार्तालाप में कितना निपुण है, अतः उसने सारी जानकारी एक ही वाक्य में दे दी। सर, मैं गोदा जिले के एक दूर गांव बदनवार से हूँ। जो कि बदनवार? श्री शुक्ला ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा। नगीना को नहीं लगता था कि किसी को उसके छोटे से गांव के बारे में कोई जानकारी होगी। उसे नहीं पता था कि श्री शुक्ला उसके साक्षात्कार से ऊब कर ये सवाल मजा लेने के लिए पूछ रहे थे या उन्हें वाकई इस गांव में कोई दिलचस्पी आ गई थी। कुछ भी हो, इस सवाल का उसके साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं था। नगीना ने श्री शुक्ला की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें बच्चों की तरह चमक रही थी और नगीना को श्री शुक्ला के उतावलेपन का आभास उनके अगले सवाल से हो गया। क्या तुम कांति प्रसाद दुबे को जानते हो? नगीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीपीएससी के चेयरमैन उसके दादाजी के बारे में उससे पूछ क्यों रहे थे? उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, वे मेरे दादाजी हैं, मगर अब वे बूढ़े होने की वजह से बिस्तर पर ही रहते हैं। इतना कहते ही नगीना ने देखा कि मास्टर शुक्ला की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उन्होंने उत्सुकता से कहा, पर वे जीवित हैं? क्या तुम मेरे पर एक एहसान करोगे? क्या तुम उनको बता दोगे कि मैंने उन्हें प्रणाम कहा है और मैं उनका आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ? उस जवान लड़के के लिए जो वहां एक स्थायी नौकरी के लिए बैठा हुआ था, उसके लिए ये सब पेचीदा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बचा हुआ साक्षात्कार तेजी से खत्म हो गया, क्योंकि पैनल में बैठे लोग इस बात से चकित थे कि उनके चेयरमैन को रुआसा कर दिया था। उन्होंने उससे कुछ सीधे सवाल किए और उसने उनका उत्तर दिया। नगीना अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकल आया। जब परिणाम की घोषणा हुई तो सबकी उम्मीद के विपरीत नगीना का चयन विश्वविद्यालय में स्थायी प्रवक्ता के एकमात्र पद के लिए हुआ था। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। अमीषा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लॉबिंग के बावजूद नगीना एक बाहरी होकर, जो कि उसके राज्य की तरफ का भी नहीं था, कैसे सफल हो गया। नगीना के लिए ये उसकी जिंदगी की पहली जीत थी। उसके प्रमाण पत्र बहुत ही शानदार थे, पर उसकी इस जीत ने उसका विश्वास भगवान पर और भी गहरा कर दिया था। इस घटना से केवल यही नहीं समझा कि उसके अंदर काबिलियत है, बल्कि ये भी कि कोई भी धोखे से कुछ नहीं पा सकता। शायद उसे ये नहीं पता था कि उसकी जीत का एक छोटा कारण उसके जन्म होने से पहले की एक घटना से जुड़ा हुआ था। अपनी नौकरी के 1 साल बाद नगीना अपने बीमार दादाजी कांति प्रसाद दुबे को देखने अपने गांव गया। वे दुबले व कमजोर दिख रहे थे। कभी कभार वे कई दिनों तक बात नहीं करते थे। ये दिख रहा था कि वे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगीना को बताया गया कि उसके दादाजी ने सुनने की क्षमता काफी हद तक खो दी थी। तभी उसे याद आया कि उसे अपने साक्षात्कार के बारे में उन्हें बताना चाहिए। नगीना ने कहानी के कुछ हिस्सों को कई बार दोहराया
पर अपने दादाजी से कोई जवाब न मिलने पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वे कुछ समझे थे या नहीं। पर जब नगीना ने तीसरी बार राम शुक्ला का नाम लिया तो चीजें बदल गई। उन वृद्ध का हाथ तेजी से चला और उन्होंने नगीना से कहा, वो नाम फिर से बोलो। कई दिनों में वो पहली बार बोले थे, राम राम शुक्ला। राम, उन्होंने दोहराया और नगीना ने अपने 90 वर्ष के दादाजी को पहली बार रोते देखा, क्योंकि उसके दादाजी अब और कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए उसने अपने ताऊजी से इस बारे में पूछा और अंततः उसे पूरी कहानी पता चल गई। 35 साल पहले कांति प्रसाद दुबे भभुआ नाम के गांव के एक स्कूल के प्रधानाचार्य बनाए गए थे। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था और वे उनसे महीने में केवल एक ही बार मिल पाते थे, पर वे अनुशासित थे और अपने काम से प्यार करते थे। एक बार स्कूल में उनके दफ्तर में राम शुक्ला नाम का एक प्रखर बुद्धि वाला छात्र दुखी चेहरे लिए आया। उसके माता पिता ने उसे बताया था कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वे उसके स्कूल और हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। कांति ने इस समस्या पर विचार किया और एक समाधान निकाला। उन्होंने राम को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया और स्कूल की फीस अपने वेतन से भर दी। राम का तो जैसे सपना ही सच हो गया। उसने न केवल स्कूल में अपने शिक्षकों से सीखा, बल्कि घर पर अपने प्रधानाचार्य से भी सीखा। वो कृतज्ञता दिखाते हुए घर के व अपने प्रधानाचार्य के छोटे मोटे काम भी कर देता था और उधर राम कांति के परिवार की कमी को पूरा कर देता था। कुछ ही वर्षों में शिक्षक और छात्र के बीच गहरा नाता जुड़ गया था और जब राम ने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की तब वो अपने शिक्षक को धन्यवाद कहकर चला गया। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था। 35 साल बाद पहली बार शिक्षक और छात्र ने एक दूसरे के बारे में नगीना के माध्यम से सुना था। जब उसके ताऊजी ने कहानी खत्म की तो उसे समझ आया कि उसने इस मार्मिक चक्र में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उसने राम शुक्ला और उसके दादाजी के मिलन का कार्य किया था। आज मृत्यु शैया पर लेटे उसके दादाजी ने एक ऐसी कहानी सुनी जिससे उनके मन को शांति मिली कि उनका प्रिय छात्र उन्हें भूला नहीं था। कांति दुबे हल्के से मुस्कुराए और सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, इस बात से संतुष्ट के आपका किया हुआ आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। कदरदान, उनके डेरे, उनके घर बार अधिकतर उन्हीं के ऊपर आश्रित रहते। एक ही जगह में वे रह भी तो नहीं सकते। भैंसों को जहां तहां घास मिलता वहीं वहीं होते उनके घर बार। सिर पर छत के नाम पर होती बस आकाश की नीली छतरी। अब तो पॉलीथिन के तंबू से भी चल पड़े हैं, पहले तो वे भी नहीं होते थे। गर्मी, बरसात, सर्प, कीड़ा, मुश्किल, मुसीबत झेलते झालते एक रब ही रक्षक, रब ही देखनहार था। कोई डर, भय, खतरा, फिक्र इनकी शक्लों पर नहीं दिखाई देता था। दिलों के भीतर होता होगा, पर वो किसने देखा। भैंसों से दूध निकालकर, दूध घी बेचकर जो कमाया वही उनका। नमक, तेल, तमाकू, सौदा, सुल्फा, सब्जी भाजी, दवा दारू भी सब चला हुआ। जीना मरना, कठिन समय के लिए भी, दिलों की चाव अरमान पूरे करने के लिए भी सब इंतजाम। पैसे और रुपए का भी जुगाड़ पूरा। घुमक्कड़ जीवन की सभी मुसीबतों के बाद भी जीने की तमन्नाएं। इनकी चाव मल्हारों, उमंगों और सपनों से लदी आंखों में। पढ़ने वाले पढ़ ही लेते। इंतजार में दुनिया चली हुई है। हर मनुष्य, हर इलाका अपने अपने हिसाब से इंतजार में ही तो रहता है। लोग भी, हमारे पोंग डैम का इलाका भी हर ऋतु में इंतजार में ही रहता है। लोग भी पोंग डैम बनाने से पहले यहाँ की हल्दुन घाटी के उजड़े हजारों परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें हर मौसम में अपनी जमीनों के बदले जमीनें मिलने के आश्वासन के पूरा होने का इंतजार रहता। दिसंबर जनवरी में सर्दी शुरू होते ही पोंग इलाके के प्रवासी पक्षियों का इंतजार लग पड़ता। खोज तलाश करने वालों को, पर्यटकों को, फोटोग्राफरों और पत्रकारों को अपने अपने हिसाब से पक्षियों की इंतजार रहती। कई लेख, कई फोटो, कई आंकड़े, कई लेख प्रलेख, कई हिसाब किताब, सैर सपाटे, बहुत आनंद ही आनंद, मौजे ही मौजे, बड़ा रसूख सम्मान। फिर यहाँ के लोगों को और पंजाब के गुजरों को गर्मियां आने और पानी के उतरने की इंतजार लग पड़ती है। डैम के इलाके में पानी के उतरते ही जमीन बाहर आती। लोग इन जमीनों में फसलें बीज लेते।
बाकी बचती हरी घासनियां गुजरों को इन्हीं घासनियों में अपनी भैंसों को खूब घास चराने की उम्मीद रहती। पानी के उतरते ही भैंसों ने फ्लड चराना है, लोग बोलते। इलाके के लोगों को गुजर भाइयों की इंतजार दूध घी के लिए रहती। पूरे साल के लिए घी खरीद लिया जाता। नौजवान गुजरों को अपने अपने विवाह का इंतजार भी हर किसी नौजवान आदमी की तरह रहता। नगरोट सूर्या बाजार इन्हीं नौजवान गुजरों के विवाहों का चुपता पर सुस्त गवाह रहता। जोड़े बनने, विवाह होने की खूब रौनकें लगती। बड़ी बड़ी कहानियां बनती बिगड़ती सुनाई पड़ती दिखाई देती। बड़ी हैरानगी से बाजार इन लोगों के चाव, मल्हारों, उमंगों और शौक स्कीनियों को देखता, सुनता, महसूस करता। आजकल तो गुजरों की भैंसें ट्रकों में यहाँ पहुंचती हैं, परंतु हमारी वाली कहानी पैदल चलने वाले जमाने की कहानी है। गर्मियां आ गई थी। गुजर अपनी अपनी भैंसों और टोलियों के साथ पंजाब से पोंग इलाके की ओर चले थे। वो अपने टोले में अपने माँ बाप के साथ थी। उसकी छलांगे मारती जवानी बार बार उसकी जिंदगी के दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। वो इसकी आवाज को अनसुना कर रही थी। लंबी कदकाठी, सुंदर गोल शक्ल, सफेद दांत, अखरोटी दांतुन के लाल लाल होठ, कोको कोला रंग का पट्टीदार सूट, काला दुपट्टा, उसकी सुंदरता के समक्ष सारी दुनिया की हीरोइन फेल थी। उसके पैरों में चमड़े की जूतियां थी। जूतियां क्या थी, निरा चमड़ा ही छाप दिया था। इन जूतियों को कोई चमड़े का भारी गुलाब ही कह सकता था। वो अपने टोल में था। लंबा ऊंचा 6 फुट का जवान था। अनार के दानों सा रंग था। आंखों में सपने थे। विवाह की उम्र हो गई थी। इसने उसे पहली दफा हैंडपंप पर पानी पीते हुए देखा था। उसने अपने आप नलके से पानी निकलता था और झटपट अंजलि से पिया। अंजलि लगाए उसका गोरा सफेद लंबा हाथ देखकर उसके दिल में छलाका सा पड़ गया। इसके हृदय में कुछ डब 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 कर बज उठा। इसने भी अपने आप नलका चलाकर पानी पिया था। उसने भी इसे पानी पीते एक बार ही देखा था। बस फिर एक दूसरे को देखने के बाद वो दोनों वे नहीं रहे थे जो वे एक दूसरे को देखने से पहले थे। भैंसे हाँकते हाँकते ये सब लोग चले हुए थे। उसके टोले के लोग आगे आगे चले थे। इसका टोला पीछे पीछे चला था। कभी कभी वो शर्माती शर्माती चोर नजरों और तिरछी निगाहों से पीछे घूम घूम कर देख भी लिया करती। ये भी इंतजार रहता कि वो देखे। उसकी नजरें आंखें चार होते ही उनकी सूरतों पर फूलों की ऋतु उतर आती थी। 5-7 किलोमीटर और आगे चलकर एक और हैंडपंप आया था। वो फिर पानी पीने आई थी और उसने पानी का एक डिब्बा सा भी भरा था। वो वहां से लौटी तो वो भी अपने लिए नलका चलाने लगा। तो उसने कहा, तू मुझे क्यों देखता रहता है? तू मुझे क्यों देखती रहती हो? इसने जवाब दिया तो शर्माकर दौड़ गई और जाकर माँ के कानों में खुसुर फुसुर की थी। उसकी माँ ने भी उसे एक नजर भरकर देखा था। वो अपने टोले में लौट आया था, पर उसके बाल, उसकी आवाज ने इनके कानों में जल तरंग बजा दी थी। पत्ते पत्ते, पौधे पौधे में, हर शक्ल में, हर मनुष्य में, हर ओर इसको उसी की सूरत शक्ल दिखाई पड़ रही थी। इसका हर श्वास इंतजार में था। तेज धूप थी, पर उसका ख्याल, उसका अगल बगल में होना, उसका घड़ी घड़ी पीछे मुड़ मुड़ कर देखना इस वक्त तक चेरों की हवाओं सा था। पोंग इलाके के आसपास उनके टोलों के डेरे सज चुके थे। वो भी बाजार को जाती थी, वो भी जाता था। वो आगे आगे पीछे देखती देखती, वो पीछे पीछे उसे देखता देखता। दिखाई पड़ जाए तो भी छलका, न दिखाई पड़े तब भी छलाका। कोई गल बात नहीं, बस चले हुए एक दूसरे को देखते देखते। आंखें ही बुझती थी। आंखों की बात बाजार भी जानता था। ये जोड़ी बन जाने वाली थी। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी रहती थी। एक दिन बाजार में मेहर और महिरी भी दिखाई पड़े। अपने माँ बाप के साथ वो भी थी। मेहर मर्जी से नहीं आया था, पकड़ कर लाया गया था। अभी छोटी ही है मेरी बेटी, कुछ रोज, कुछ साल और मेरे पास रह जाए। जाना तो इसे है ही। इसे कोई लड़कों की कमी तो नहीं है। पता नहीं कौन पसंद आ गया है, कैसा है। अभी तो मैंने उसे तड़का टाल देना है। क्या पता कौन कंगला हो, मेरी बेटी को भरपेट खिला भी सकेगा। महर सोचों में डूबा था। महिर की आवाज सुनाई पड़ी,
वो देख लंबे ऊंचे अधेड़ महिर ने सोचा कि झील के बाहर निकलकर देखा। अपनी जवानी याद हो आई। 5-7 हाथ दूर खड़ा ये लंबा ऊंचा जवान सुंदर तो उसे भी लगा, पर अभी लड़की की शादी करनी नहीं थी। 2-3 साल तक महर लटकाने टरकाने चाहता था, टालना ही चाहता था। मुस्कुराते मुस्कुराते महर ने अचानक किसी ऐसे लाला, ऐसे दुकानदार की तरह देखा जिसे ग्राहक की जेब में दम नहीं होने का शक हो। बेटे को बाप के फैसले का इंतजार था। नौजवान भी नजदीक आकर अपनी तकदीर के फैसले के इंतजार में था। महर ने बेटी से पूछा, 1000 रुपए किलो। बाप के सवाल ने बेटी को आकाश से धरती पर पटक दिया। 1000 रुपए किलो? वो डर भी गई थी। अगर इतने पैसे उसके पास न हुए तो दिल का ऐसा कदरदान, ऐसा जानकार फिर कहां मिलेगा? वो सोच रही थी और ये 6 फुट का जवान उसे गहरी सोचों में डूबा हुआ देख रहा था। महर ने सोचा, जवान टल गया। मेरी तरकीब, मेरी चाल काम आ गई। कंगले को तो मैं ऐसे भी लड़की नहीं दूंगा, बेटी को तो मैं मना लूंगा। उसने एक बार फिर उससे पूछा, हाँ बोल, 1000 रुपए किलो लेगा इससे? क्यों नहीं? नौजवान ने जवाब दिया। वो तो आकाश में उड़ने लगी थी। 1000 रुपए किलो मोल देने को तैयार कदरदान अब तो उसका अपना ही होने वाला था। वो सपनों की झील में तैर रही थी। महर भौचक्का था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़के के पास इतने नोट भी हो सकते थे, पर जबान तो जबान थी। अब कैसे कहता, मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। अब क्या सोचना? यह महिर की आवाज थी। साथ ही शर्माते हुए नौजवान की आवाज निकली, चला बैठ जा धर्म कांटे पर। और वो चिड़िया सी उटक कर तराजू में चढ़ बैठी। फिर उसने सोचा, इन मोटी भारी चमड़ी की जूतियां तो खोल लूं, कुछ भार घटेगा। सोचकर वो जूतियां उतारने लग पड़ी। ना, जूती मत उतारना, हमारी बेइज्जती मत कराना, नौजवान ने कहा। वो बोली, भारी भरकम है, पैसे में दे रहा हूं, तुझे किसका फिक्र? कैसी भारी भरकम? हंसता हंसता नौजवान बोला और वो समय जूतियां तुल गई। असली दूध घी से पली वो 72 किलो निकली। उस नौजवान ने अपने कुर्ते की लंबी जेब से नोटों की 5-7 गड्डियां निकाली और गिनकर महर को 72,000 रुपए पकड़ा दिए। सब देखने वाले भौचक्के थे। अपने खजाने का कोमल हाथ पकड़कर वो अपनी डेरी की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में महरम से मिलने का संतोष था, माँ बाप से अलग होने का दुख भी। महर महिर और बाजार के लोग उन्हें जाते देख रहे थे। महर और माहिरी के दिलों में दुख, खुशी, संतोष, तसल्ली, चैन और पता नहीं क्या क्या था। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर आशाओं की, सुख के सपनों की लौ चमक रही थी। ट्रेन। मैं भीड़ भाड़ वाले पुणे रेलवे स्टेशन पर खड़ा अपनी 20 वर्षीय बेटी रिजू का मुंबई से आने का इंतजार कर रहा था। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। इस समय पूरा पुणे शहर स्टेशन पर ही क्यों आ गया था? तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसा नहीं था, पर इतनी भीड़ देखकर मुझे पुणे स्टेशन कुंभ मेला जैसा लग रहा था। मौसम भी अच्छा नहीं था। ये उमस का जो